कक्षा 12 के सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे। आप सभी के लिए बेहद शानदार, बेहद खूबसूरत, बेहद ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। बोर्ड की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन कराने वाला हूं, जिस डेरिवेशन का नाम है प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक के लिए सूत्र का व्यंजक, या किसी प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक के लिए सूत्र, या प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक के लिए व्यंजक। कुल मिलाकर बात ये आप समझ गए होंगे, क्वेश्चन किसी भी तरीके से दे दे कि प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक के लिए सूत्र स्थापित करो या प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक के लिए व्यंजक प्राप्त करो। ओवरऑल बात यही है कि आपको प्रिज्म के अपवर्तनांक के लिए सूत्र स्थापित करना है। ओके, कभी कभी क्या देता है कि प्रिज्म के कोण और प्रिज्म के अपवर्तनांक में संबंध स्थापित करो, बात वही है। चलिए, तो सबसे पहले हम इसको करेंगे, तो उससे पहले हम समझते हैं कि प्रिज्म आखिर होता क्या है। प्रिज्म देखिए, मेरे पास में ये प्रिज्म मैंने खरीद रखा है, इससे मैंने कई सारे प्रैक्टिकल भी किए थे, तो चैनल की शॉर्ट वीडियो में जाकर देख सकते हो। तो ये प्रिज्म है, दिखाई दे रहा है। इसको आप देख रहे हो तो इसमें एक चीज दिखाई दे रही है, ये एकदम कांच, सिंपल कांच टाइप का, ऐसे मैं देखना चाहूं तो देख भी सकता हूं, यानी पारदर्शी है। तो किसी कोण पर दो पारदर्शी पृष्ठों से झुके समांग माध्यम को हम प्रिज्म कहते हैं। समझ में आ गई बात कि इसमें मान लीजिए दो पृष्ठ ले लो, आपने क्या लिया, जस्ट सपोज दैट दो पृष्ठ हैं, ये दो पृष्ठ किसी भी कोण पर ऐसे झुका दूं मैं इनको, तो इनसे बने समांग माध्यम को, इनसे जो समांग माध्यम बनेगा उसी को हम प्रिज्म कहते हैं। ये प्रिज्म बनके तैयार हो गया है। ओके, हमें इस प्रिज्म की परिभाषा नहीं, हमको तो डेरिवेशन करना है, तो डेरिवेशन करते हैं। इसके लिए मैंने ये प्रिज्म ले लिया इस तरीके से, ये प्रिज्म ऐसे रख दिया है, ये प्रिज्म, ठीक है। ये प्रिज्म क्या है कि ये दो पृष्ठ हैं प्रिज्म के, तो जो ये वाला जो कोण है ये ए है। ओके, इसको मैं नीचे की वजह में ऊपर, बात समझ लेना कि ये कोण ए है। अब ये ए, बी और सी, ये एक प्रिज्म है। ओके, प्रिज्म है। अब इस प्रिज्म के एक पृष्ठ, यानी कि प्रिज्म के इस वाले पृष्ठ पर एक प्रकाश किरण आपतित होती है, जिस प्रकाश किरण का नाम है ये P और Q। जैसे ही ये प्रकाश किरण, ध्यान से समझते रहना, हर चीज को समझा दूंगा एक ही तरीके से। जैसे ही ये प्रकाश किरण इस प्रिज्म के इस पृष्ठ पर पड़ती है तो ये अपवर्तित हो जाती है और ये क्या हो जाती है, अविलंब की ओर झुक जाती है। आखिर इसको देखिए, ये पृष्ठ है, इस पर जैसे ही मैंने प्रकाश किरण डाली तो क्या होगा कि ये यहां पर क्या है, विरल, यानी कि इसके अंदर बाहर की ओर यहां पर क्या है, विरल माध्यम है, यहां पर विरल माध्यम है, और इसके अंदर क्या है, सघन माध्यम। ध्यान से समझ लेना, इसके अंदर है सघन माध्यम। जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो क्या होता है, अविलंब की ओर झुक जाती है। तो देखिएगा, अविलंब यहां पर ये है, ये एक जो रेखा दिखाई दे रही है, ये क्या है, आपकी अविलंब है, ये अविलंब है, ठीक है। तो इस अविलंब की ओर झुक जाएगी। तो ये प्रकाश किरण को जाना तो ऐसे चाहिए था, लेकिन ये प्रकाश किरण ऐसे झुक जाती है, ठीक है। और एक और खास बात याद रखिएगा, जब प्रिज्म पर हम प्रकाश किरण डालते हैं तो वो हमेशा ऐसे ना जाकर प्रिज्म के आधार की ओर झुक जाती है, और आधार के ओर झुकती हुई ऐसे निकल जाती है। तो यहां से ये आ गई और यहां से ये ऐसे निकल जाती है, ऐसे निकल जाती है, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, ये प्रकाश किरण ऐसे गई और ऐसे निकल गई, तो ये पी क्यू, यहां पे बिंदु मैंने मान लिया आर, और ये हो गया एस, ठीक है, पी क्यू आर एस, ठीक है। एक प्रकाश किरण प्रिज्म के इस वाले पृष्ठ पर डाली गई, प्रिज्म की आधार की ओर झुकी और आर एस के द्वारा निकल गई, ठीक है। अब ध्यान से समझना जरा, जब हम प्रिज्म से, याद हो तो मैंने क्या बताया था, जब ये वाली जो किरण है ये यहां से गई तो ये आपतित किरण हो गई, और ये यहां से गई तो ये अपवर्तित किरण कहलाएगी, अपवर्तित किरण कहलाएगी। तो अब ध्यान से समझना, आपतित किरण और अविलंब के बीच जो कोण बनता है उसको हम आपतन कोण आई बोलते हैं, और अपवर्तित किरण और अविलंब के बीच जो कोण बनेगा उसको हम क्या बोलते हैं, अपवर्तन कोण बोलते हैं। तो उसी तरीके से यहां पर भी दो कोण बनेंगे, एक ये आपतित किरण और इसके बीच में यहां पर जो कोण बनेगा उसको मैं आई बोलूंगा, और यहां पर जो कोण बनेगा, ये वाला जो कोण बनेगा, इसको मैं आर बोलूंगा। ध्यान से समझ लेना। लेकिन यहां पर भी वही चीज बनेगी
ये ऐसे समझ लो कि ये यहाँ पर क्या है, ये किरण है ऐसे इस तरह से आपतित हो रही है या ऐसे निर्गत हो रही है, कोई दिक्कत नहीं, बात समझ लो। इस पूरे पोर्शन को ना देखो तो ये भी एक प्रकार से आपतित किरण टाइप की दिखाई देगी। तो आपतित किरण और अविलंब, यहाँ पर ये जो कोण बनेगा इसको भी आई बोलेंगे, और ये क्या है, यहां पर समझ लो कि उल्टा एक ऐसे अपवर्तित किरण टाइप की, और अविलंब ये क्या बनेगा, ये आपका आर बन जाएगा। तो इसीलिए मैं इसको I1 R1 बोल दे रहा हूं, इसको I2 R2 बोल दे रहा हूं, ठीक है। इसलिए मैंने R1 R2 लिख दिया, ठीक है। और वो यहां पर समझ में आ गया। अब माना कि इस किरण को थोड़ा सा मैं आगे बढ़ा दूं, इस किरण को थोड़ा सा, ये जानी ऐसे चाहिए थी ना, ऐसे 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 थोड़ा सा आगे बढ़ा दूं, इस किरण को थोड़ा सा आगे बढ़ा दूं, और इस किरण को थोड़ा सा पीछे बढ़ा दूं, ऐसे इसको पीछे कर दूं, तो ये जहां पर ये काटेंगी तो यहां पर एक कोण बनेगा, ये वाला एक कोण बनेगा, इस कोण को हम बोलते हैं डेल्टा। इसको क्या बोलते हैं, डेल्टा, ठीक है। यही होता है विचलन कोण, ये जो होता है इसी को बोलते हैं विचलन कोण, यही होता है विचलन कोण। विचलन कोण के बारे में आगे पढ़ लीजिएगा। अब हम समझ गए होंगे, इस रेखा को थोड़ा आगे और इसको थोड़ा सा पीछे, तो ये रेखा दोनों एक दूसरे को जिस पर काटती हैं वो उसको हम क्या बोलते हैं, विचलन कोण कहते हैं। ओके, हालांकि ये इस तरीके से निकल के जाएगा, मैं आपको बता दूं, ये इस तरीके से, ठीक है। और ये वाला जो कोण है, ये डेल्टा, यही आपका विचलन कोण होगा। ओके, यहां तक समझ में आ गया। चित्र आपका पूरा बन चुका है, बस इसी चित्र से सारा खेला होगा। और ये वाला पॉइंट भी मैं यहां पर बना दे रहा हूं, इस पॉइंट को मैं यहां पर ये वाला मैं A B C और ये मैंने D कह दे रहा हूं, और यहां पर मैं इस वाले पॉइंट को मैं E कह दे रहा हूं, ठीक है। बात समझ में आ गई सारी चीजें। और यहां पर, हाँ, यहां पर एक चीज और ध्यान से समझ लीजिएगा, यहां पर ये वाला जो कोण है, ये वाला जो कोण है, इसको मैं x कह दे रहा हूं, और ये वाला जो कोण है इसको मैं y कह दे रहा हूं। ध्यान से समझ लीजिएगा। बस ये आपका चित्र बनके तैयार हो गया, ठीक है। समझ में आ गया होगा इसकी थ्योरी। बस ज्यादा कुछ थ्योरी वोरी को मारा गोली कुछ लिखने की जरूरत नहीं, सीधे सीधे अपना डेरिवेशन करना, चित्र से लिख देना, ये चित्र बना देना, ठीक है। वैसे मैं थ्योरी बताऊं तो आपको थोड़ा सा, माना हमारे पास ABCD एक प्रिज्म है जिसका कोण A है, प्रिज्म का कोण A है। जब एक प्रकाश किरण प्रिज्म के पृष्ठ AB पर आपतित होती है तो यह प्रकाश किरण PQ आधार की ओर झुककर RS के मार्ग से निर्गत हो जाती है, निकल जाती है, जिससे आपतन कोण I1 व I2 और अपवर्तन कोण R1 व R2 बनते हैं, जो कि चित्र में दिखाए गए हैं। ऐसे लिख दो, बस बन गया चित्र, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं इससे आगे। अब देखिए यहां से बस आपको क्या है, मैं आपको बताऊं हमको करना क्या है ऐसे डेरिवेशन में। हमको बस स्नेल का नियम लगाना होता है, और स्नेल का नियम क्या कहता है, स्नेल का नियम कहता है साइन I अपॉन साइन R बराबर n। ये आपने पढ़े होंगे, इससे पहले वाले 2 डेरिवेशन मैंने कराए थे, उनमें आपको पता होगा स्नेल का नियम लगता है। तो उसमें हमको आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया का अनुपात अपवर्तनांक के बराबर होता है, तो अपवर्तनांक के बराबर हमको दिखाना है, ठीक है। अब हम माना कि इस प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक n है, ये हमने अपनी ओर से मान लिया, ओके। अब उसके लिए हमको I और R का मान निकालना है, सिंपल सी भाषा में ये है। उनके लिए हमारे यहाँ पे बहुत सारी चीजें, एक त्रिभुज भी बन रहे हैं कई सारे, तो वो, और त्रिभुज के लिए आपको क्या है, एक चीज और दिमाग में रखनी है, बायोलॉजी वाले स्पेशली ध्यान रखना, एक बहिष्कोण का कंसेप्ट क्या रहता है वो सीख लो बस, बाकी सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी स्वयं। जैसे कोई भी एक त्रिभुज होता है, फिर से मैं बता रहा हूं, कोई भी त्रिभुज होता है, यदि मैं इसको 60 डिग्री कह दूं और इसको मैं 40 डिग्री कह दूं, तो ये वाला कोण कितना होगा, आपको पता है कि भैया जब ये 60 है और ये 40 है, तो ये वाला कोण कितना होगा, ये वाला डेफिनेटली 80 डिग्री होगा। क्यों होगा 80 डिग्री, क्योंकि आपको पता है कि जब त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। चलिए, अब हमको ये नहीं पता, हम सीधे सीधे ये वाला कोण निकालें तो कैसे निकालेंगे भाई, ये वाला कोण कैसे निकालेंगे, तो ये वाला कोण देखिएगा, आपको पता चल जाएगा, जब आपका ये त्रिभुज के ये 40 और ये 60 है, तो इसका मतलब ये हुआ
कि और ये वाला फिर कितना हो जाएगा, जब ये 40 है ये 60 है तो इसके अंदर वाला कोण कितना हो जाएगा, 80 डिग्री हो जाएगा। जब ये अंदर वाला 80 है तो बाहर वाला 100 हो जाएगा। 100 कैसे हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि एक भुजा पर जो कोण बनता है वो 180 डिग्री बनता है। जब ये अंदर का 80 है तो बाहर का 100 ही होगा। तो इसका मतलब जब हमको ये भी नहीं पता तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ये 100 कैसे आया, बाहर के इन दोनों कोणों को जोड़ दो, 60 + 40 बराबर 100 डिग्री हो गया। इसी को बोलते हैं बहिष्कोण। त्रिभुज के बाहर का कोण त्रिभुज के अंदर के दो कोणों के योग के बराबर होता है। कौन से दो कोणों के, इससे दूर वाले, इसको नहीं, इससे दूर वाले कोणों के योग के बराबर होता है। ठीक उसी प्रकार से हम यहां पर भी यही कॉन्सेप्ट हम इस्तेमाल करेंगे, यहां पर भी हम यही कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करेंगे। बहिष्कोण, बहिष्कोण कौन सा बहिष्कोण लेंगे देखिएगा। पहले मैं बात कर रहा हूं त्रिभुज, त्रिभुज ये है QDR, QDR से क्या निकालेंगे हम, बहिष्कोण। पहले मैं थोड़ा सा इस वाली चीज को जूम कर दूं, देखिएगा QRD इस तरीके से बन रहा है, ये है। यहां पर कोण जो है ये देखिएगा, ये यहां पर कोण है Y, ये R है, ये वाला यहां पर Q है, ये वाला X है, और यहां पर देखिएगा ये वाला Q ऐसे रेखा गई, ये D हो गया, ये वाला D पॉइंट है, और यहां पर जो कोण बन रहा है ये डेल्टा है, ये वाला डेल्टा है, और ये ऐसे रेखा गई R वाली DR, ये Y बन गया ऐसे। तो इसमें ये वाला बहिष्कोण होगा, तो ये वाला त्रिभुज के बाहर वाला ये जो कोण है त्रिभुज के अंदर के दो कोणों के योग के बराबर होगा, यानी ये वाला कोण, सिंपल सी बात ये है कि ये वाला 180 डिग्री हो जाएगा, इस रेखा पर देखा जाए तो ये 180 हो जाएगा। तो हमको ये नहीं पता तो ये वाला जो कोण है इन दोनों के योग के बराबर बैठेगा, इसलिए बहिष्कोण डेल्टा बराबर x + y हो जाएगा। इसको समीकरण 1, ये वाला बाहर वाला कोण अंदर के दो योग कोणों के बराबर होगा, योग के। अभी अभी समझाया था हमने बहिष्कोण का कॉन्सेप्ट, ठीक है, ओके, यहां तक समझ में आ गया। अब चतुर्भुज क्या लेंगे, चतुर्भुज, इसको चतुर्भुज बोलेंगे। नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे लिख दीजिए चतुर्भुज। कौन सा चतुर्भुज ले रहा हूं मैं, QDRE, या चतुर्भुज ले लो QARE में। देखिए ध्यान से, QARE में, चतुर्भुज में। चतुर्भुज में क्या होता है, ध्यान से समझना, कॉन्सेप्ट ध्यान से समझो। चतुर्भुज में आमने सामने के कोण, समांतर चतुर्भुज है ये, समांतर चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो यहां पर ये हो जाएगा कि कोण A प्लस कोण E बराबर 180 डिग्री। तो सिंपल भाषा में मैं A और E लिख सकता हूं। A और E का मतलब समझ जाना, कोण A और कोण E बराबर 180 डिग्री। इसको समीकरण 2 मान लो, ठीक है। ये समीकरण 1 होगी, ये समीकरण 2, ठीक है। और एक त्रिभुज ले लो। त्रिभुज कौन सा ले लो आप, त्रिभुज आप ले लीजिएगा, त्रिभुज हम कौन सा ले रहे हैं, त्रिभुज ले ले रहे हैं QRE, त्रिभुज QRE में, त्रिभुज QRE में, QRE, ठीक है। तो इसमें R1 R2 और E, तो कोण R1 प्लस कोण R2 प्लस कोण E बराबर 180, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल भी तो 180 अंश होता है, ठीक है। तो इसको मैं डायरेक्टली R1 लिख दे रहा हूं, इस कोण को R2 लिख दे रहा हूं, इसको कोण को E लिख दे रहा हूं, बराबर 180 डिग्री, ठीक है। अब आपको पता है, इसको समीकरण 3 मान लो। तो अब आपको देखिएगा इन तीनों का योगफल भी 180 अंश, ये भी 180 अंश। जब दोनों के मान बराबर हैं तो इन दोनों को बराबर रख सकते हैं। तो समीकरण 2 व 3 से, भाई 2 और 3 को हम बराबर रख सकते हैं। क्यों रख सकते हैं बराबर, तो यहां से हम A प्लस E सीधे सीधे, या आप ऐसा करो, इसमें 180, ये 180 है तो 180 का मान रख दो ऊपर से, सीधे सीधे यहां पे इसको आगे बढ़ा, 2 3 लिखो मत, समीकरण 2 से ये समीकरण 2 का मान रख देंगे यहां पे। तो R1 प्लस R2 प्लस E बराबर ये 180, 180 का मान कितना है, A प्लस E लिख सकता हूं इसमें, ठीक है। चलिएगा, E से E कट जाएगा, तो R1 प्लस R2 बराबर A मान लिया, ठीक है, A हो गया, माना नहीं, A हो गया, ठीक है।
अब ये R1 प्लस R2, ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा। अब यहां पर एक कंडीशन ये है कि जितना इस किरण में हमने झुकाव लिया उतना ही इस किरण में झुकाव हो जाए, तो उसमें क्या हो जाएगा कि R1 और R2 के मान बराबर हो जाएंगे, इधर I1 और I2 के मान बराबर हो जाएंगे। या फिर ऐसा करो, प्रिज्म बहुत छोटा है तो छोटी स्थिति में क्या होगा कि ये अपने आप स्वतः ही इन मानों में ज्यादा अंतर आएगा ही नहीं, क्योंकि ये अपने आप में छोटे छोटे मान हो जाएंगे। इसीलिए हम यहां पे लिखेंगे चूंकि चूंकि प्रिज्म प्रिज्म बहुत पतला है, प्रिज्म बहुत पतला है यानी कि छोटा है, सीधे सीधे लिख सकते हो, इसलिए I1 बराबर I2, ठीक है। या फिर आप न्यूनतम विचलन की स्थिति में, क्योंकि हमने माना कि बहुत न्यूनतम विचलन है, यहां पर विचलन मान बहुत न्यूनतम है, अर्थात न्यूनतम विचलन ऐसे लिख दीजिएगा, अर्थात ऐसे भी लिख सकते हो, अर्थात न्यूनतम विचलन के लिए ये R1 बराबर R2, इन दोनों के मान बराबर मान लिए और इन दोनों का मान मैंने R मान लिया। ऐसे ही I1 और I2 की जगह पर भी मैं I मान लूंगा, दोनों के मान बराबर मान लिए R, ठीक है। वैसे ही मैंने शुरुआत में बताई थी कि ये भी I ये भी R, ये भी I ये भी R, ऐसे मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब ये हो जाएगा तो ये R यहां पर लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, R प्लस R बराबर A, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2R बराबर A, तो यहां से R बराबर हो जाएगा A/2, ये R बराबर हो गया A/2 हो गया, ठीक है, ये A/2 हो गया। ओके, चलिए पहली चीज तो ये आ गई, R का मान A/2 आ गया, ठीक है। अभी हमें ये डेल्टा बराबर भी हमको लिखना था, X और Y दे रखे हैं ना यहाँ पर। अब यहाँ पर इनका भी मान हम निकालेंगे। इनका मान कैसे निकलेगा, इनका मान हमारे पास में एक तरीका और है, यहां से देखिए, हाँ ये देखिए। अब आपको एक चीज मुझे ये बताइए, जब कोई रेखा इस तरीके से काट दे तो ये वाला जो कोण होता है इस वाले कोण के बराबर होता है नहीं होता, बिल्कुल होता है। तो इसीलिए अब हम चित्र से चल रहे हैं, चित्र से हमको कुछ जानकारी मिलेगी। चित्र से हमको क्या क्या जानकारी मिलेगी, जरा ध्यान से समझो जरा। चित्र से यहां से हमको जानकारी मिलेगी कि ये जो I1 है, I1 बराबर क्या हो जाएगा, R1 प्लस X हो जाएगा। तो यहां से यदि मैं X की वैल्यू निकालूं तो क्या हो जाएगा, I1 माइनस R1। यहां से X की जब वैल्यू निकालूंगा तो R1 इधर चला जाएगा, तो I1 माइनस R1 हो जाएगा, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से ये वाला जो वैल्यू है, यानी कि ये वाला कोण नहीं आए समझ में तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसा भी लिख सकते हो सीधे सीधे भाषा में कि ये वाला, ऐसा समझो कि ये वाला जो कोण है इस वाले कोण के बराबर होगा कि नहीं होगा। तो ये वाला कोण क्या है, x प्लस R1, ऐसे लिख दो, x प्लस R1 बराबर ये हो जाएगा I1। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, I1 माइनस R1, ये हो जाएगी, ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। अब यहां पर क्या है, ऐसे ही यहां पर देखिएगा, ये वाला जो कोण है, ये वाला इस वाले के बराबर होगा, तो यानी कि y प्लस R2, ठीक है, y प्लस R2 बराबर हो जाएगा I2, और यहां से y की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगी I2 माइनस R2। x और y का मान समीकरण 1 में रख देंगे, x और y का मान समीकरण 1 में रखने पर, इस समीकरण 1 में रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा बराबर x का मान क्या है, I1 माइनस R1, और इसका मान क्या है, प्लस, और इसका है I2 माइनस R2। अब R1 R2 को एक साथ ले लेंगे तो ये I1 प्लस I2 माइनस R1 माइनस R2, इस तरह माइनस माइनस एक तरह, माइनस इसमें से कॉमन ले लें तो I1 प्लस I2 माइनस इसको बाहर ले लेंगे तो ये R1 प्लस R2 हो जाएगा, ये हो जाएगा डेल्टा, ठीक है। यहां तक समझ में आया। अब वही चीज कि न्यूनतम विचलन के लिए क्या हो जाएगा, R1 बराबर R2 बराबर R ले लेंगे, यानी यहाँ पे भी R हो जाएगा, यहाँ पे I हो जाएगा, ठीक है। पहले यहां तक कर लीजिए, काम खत्म है। अब ये पूरा खत्म हो गया, हमको बस दो ही चीज निकालनी होती है, एक I का मान और एक R का मान। R का मान यहाँ पे ऑलरेडी निकल चुका है, बस अब I का मान और निकालना रह गया बाकी, ठीक है। फिर स्नेल का नियम लगा देंगे। यहां तक कर लीजिए, पहले यहां तक हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहां तक, ठीक है।
अब देखिएगा, ध्यान से देखेंगे हम, तो ये हो जाएगा आपका डेल्टा बराबर, न पहले लिख देंगे यहां पर न्यूनतम विचलन की स्थिति में, क्या लिख देंगे, न्यूनतम विचलन की स्थिति में I1 बराबर I2 बराबर I लेंगे और R1 बराबर R2, ये दोनों मान बराबर मान लेंगे, इसको हमने R मान लिया, तो यहां पर रखेंगे। तो ये एक प्रकार से क्या हो जाएगा, डेल्टा बराबर I प्लस I माइनस R प्लस R, इस तरह से हो जाएगा। तो डेल्टा बराबर क्या हो जाएगा, 2I माइनस 2R हो जाएगा, ठीक है। और डेल्टा बराबर 2I माइनस 2 इंटू R का मान रख देंगे यहां से। R का मान क्या है, A/2, चूंकि यहां पे लिख दीजिएगा साइड में, चूंकि R बराबर A/2 है, ठीक है। तो इस 2 से ये 2 कट जाएगा, तो डेल्टा बराबर क्या हो जाएगा, 2I माइनस A हो जाएगा। A को हम इधर ले आएंगे तो डेल्टा प्लस A बराबर कितना हो जाएगा, 2I हो जाएगा। और यहां से डेल्टा प्लस A/2 हो जाएगा, ये बराबर I, या हम लिख सकते हैं I बराबर डेल्टा प्लस A/2, ये I का मान हो गया, ठीक है। बात तो वही, 2I है, I इसके नीचे आ जाएगा, डेल्टा प्लस A/2, ये I हो जाएगा। I का मान I बराबर डेल्टा प्लस A/2, तो ये I का मान हो गया। हमने शुरुआत में ही बताई थी आपको I और R, ये दो मान निकालने हैं, I और R निकल गए हैं। अब हम क्या करेंगे, स्नेल के नियम से नई लाइन से लिखेंगे, स्नेल के नियम से, तो क्या हो जाएगा, साइन I अपॉन साइन R बराबर हो जाएगा n, I का मान रखेंगे यहां से, ठीक है। इसको मिटा दे रहा हूं, इसको मिटा दे रहा हूं, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा साथ के साथ, ठीक है। चलिएगा, अब क्या हो जाएगा, यहां से इसको मिटा दे रहा हूं मैं, तो साइन I की जगह पर क्या है, डेल्टा प्लस A/2 अपॉन साइन R की जगह पर क्या है, A/2 बराबर n हो जाएगा। क्योंकि प्रिज्म बहुत पतला है और पतले प्रिज्म के लिए हम ट्रिगोनोमेट्री टर्म को छोड़ देते हैं। पुराने वाले डेरिवेशन सीख लीजिएगा। फिर से मैं बता दूं, कोई नया स्टूडेंट इसको देख रहा है, तो जब कोई चीज बहुत पतली होती है, जैसे कि आपका उत्तल गोलीय पृष्ठ, अवतल गोलीय पृष्ठ, अवतल लेंस, उत्तल लेंस, उनकी जगह पर हम ट्रिग्नोमेट्री टर्म को छोड़ देते हैं, क्योंकि ये बहुत दूरियां बहुत छोटी होती हैं, छोटे छोटे लेंस लिए जाते हैं, तो छोटी दूरियों के लिए इसको छोड़ देंगे हम। क्योंकि ये भाई साइन 90 का मान टोटली 1 होता है, तो ये कोण साइन 0, साइन 4, साइन 5 इस तरीके का रहेगा, तो उसमें ये वैल्यू बहुत कम हो जाएगी। इसलिए यहां पे लिख देंगे, चूंकि प्रिज्म बहुत पतला है, इसलिए साइन को छोड़ने पर, जब साइन को छोड़ देंगे तो सिग्मा प्लस A अपॉन 2 अपॉन A+2 हो जाएगा बराबर n। 2 से ये 2 कट जाएगा, तो सिग्मा प्लस A/A हो जाएगा बराबर n, या हम इसको तोड़ देंगे तो सिग्मा A/A हो जाएगा। भिन्न तोड़ दिया हमने, इसके नीचे A और इसके नीचे A, इससे ये कट जाएगा, तो सिग्मा प्लस A+1 बराबर n। अब एक उधर चला जाएगा तो डेल्टा, ठीक है, डेल्टा/A बराबर n-1 हो जाएगा, इस तरह से 1 उधर चला गया। अब A की मल्टीप्लाई उधर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, डेल्टा बराबर n-1 इंटू A। यही है जो भी कुछ है, ठीक है, यही होता है, ठीक है। कहीं कहीं पर यही चीज, क्योंकि हमने ये क्या लिया है यहां पर न्यूनतम विचलन की स्थिति में, इसीलिए मैं डेल्टा MIN भी लिख सकता हूं, क्योंकि डेल्टा मिनिमम, डेल्टा MIN का मतलब क्या है, मिनिमम, न्यूनतम विचलन। ये न्यूनतम विचलन की स्थिति होती है, तो ये डेल्टा मिनिमम होता है, ठीक है। तो ये आ गया आपका, तो न्यूनतम विचलन की स्थिति में n-1 इंटू A ये होता है, n-1 इंटू A। तो ये आपका A यहां पर क्या है, A प्रिज्म का कोण है और n क्या है, अपवर्तनांक है, और ये विचलन कोण है। तो यही है विचलन कोण
अपवर्तनांक और ए में संबंध। ठीक है, बस इतना ही करना है आपको। ये डेरिवेशन हो चुका है। वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।